हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस टॉपिक के अंदर हमें पहले समझ लेना होगा कि इस चैप्टर को पढ़ते समय हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने वाले, यानी इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या बातें सीख जाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव हमारे ये हैं कि पहले हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को समझेंगे। फिर उसके बाद हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद द टाइम, ये भी हम लोग समझेंगे किस तरीके से ये रिलेट करता है। फिर हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे एक एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बीच में। और दो नए कॉन्सेप्ट और हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी एंड अदर वन इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। फिर उसके बाद हम लोग रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना सीखेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बेसिकली हमें तीन फैक्टर डिस्कस करने हैं। एक तो हो गया कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर एंड तीसरा कैटलिस्ट, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और डिराइव करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दो ही ऑर्डर हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वैसे तो साइंस बुक में सेकंड ऑर्डर भी दे रखा है, ठीक, डिराइव करके, और स्यूडो ऑर्डर भी दे रखा है, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस करेंगे। डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन करेंगे हम लोग फॉर जीरोथ ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। एक चीज और सीखने वाले हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो है हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ किसी भी रिएक्शन को के कंसंट्रेशन को आधा होने में कितना टाइम लगेगा, उसे हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। वो भी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। और कोलिजन थ्योरी का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। कोई केमिकल हमें इक्वेशन नहीं सीख, मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं सीखना, हम बस कोलिजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल जो भी कंटेंट होगा वो पढ़ेंगे। नाउ हम आ जाते हैं कि केमिकल काइनेटिक डील कैसे करता है। केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है तीन चीजों से। पहला है फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, मतलब ये पता लगाना कि कोई रिएक्शन हो रही है, होगी या नहीं होगी, तो उसे हम लोग कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नाउ थर्मोडायनेमिक्स पिछले साल के 11th क्लास के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था। उस चैप्टर में हम लोगों ने फ्री गिब्स एनर्जी पढ़ा था। तो फ्री गिब्स एनर्जी को कैपिटल जी से डोनेट करते हैं और चेंज इन गिब्स एनर्जी को हम डेल्टा जी से डोनेट करते हैं। इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तभी कोई केमिकल रिएक्शन फिजिबल होता है। ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना, ठीक है, और प्रेशर को भी। लेकिन अगर यही डेल्टा जी की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो जाए यानी पॉजिटिव हो जाए तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक, नाउ दूसरी चीज हम लोग ये देखते हैं कि किस स्टैंड तक केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, जो कि हम लोग पिछले आपकी क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर था उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये आ चुका है। यानी कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड कर रही है तो वो कहां तक कितने कंटेंट प्रोडक्ट, कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और कितने रिएक्टेंट बच जाएंगे, या कितना कहां से रिवर्सिबल रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन बिल्कुल इक्वल हो जाए, एक स्टेबिलिटी गेन कर ले, इक्विलिब्रियम गेन कर ले। कब ऐसा होगा ये हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज पे पूरा का पूरा ये चैप्टर कंसंट्रेटेड होगा, वो है स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के हम लोग रिएक्शन पहले भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते आए हैं, फास्ट चेंज, स्लो चेंज। तो जो स्लो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना बहुत समय लगता है। ठीक है, और इससे भी धीरे कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड का कन्वर्ट होना इन ग्रेफाइट। आपको हैरान होगी कि कोई भी डायमंड है वो एक समय के बाद ग्रेफाइट बन जाएगा, बट हमें फिर क्यों नहीं दिखाई देता वो डायमंड ग्रेफाइट बनते हुए, या फिर डायमंड फिर लोग खरीदते क्यों है जब वो ग्रेफाइट में चेंज जाए? क्योंकि उन्हें
ये प्रोसेस इतना धीरे होता है ना कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये चेंज हो भी रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट एक डायमंड को एक ग्रेफाइट में चेंज होने के लिए 1000 ईयर चाहिए, अराउंड 1000 ईयर चाहिए, तो इसी वजह से प्रोसेस बहुत धीरे हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग है ना प्रोसेस का स्पीड ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे फास्ट और स्लो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फास्ट केमिकल रिएक्शन में बर्निंग ऑफ फ्यूल आ जाता है, ठीक है, और मीडियम वाले में रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। तो हम लोग इस तरह के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके रेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक एक बात और है कि ये जो काइनेटिक नाम क्यों ही चूज किया गया, क्योंकि जो केमिकल काइनेटिक है, काइनेटिक का मीन्स होता है मूवमेंट, या काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन एनर्जी। तो यहाँ पे हम मूवमेंट पढ़ रहे हैं किसका, केमिकल्स का, फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड, और वो कितनी फास्ट इनका मोशन हो रहा है वो हम स्टडी करेंगे इसी पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आपके कुछ चीजें और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कशन करते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद द टाइम, यानी कोई अभी हम लोग कोई भी रिएक्शन कैसे देखते हैं, जैसे ए, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, सी, ये रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, यानी ए बी कंबाइन होके सी बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखना है तो मैं कहूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम, या फिर प्रोडक्ट के केस में कहेंगे कंसंट्रेशन के बारे में तो हम लोग कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डी सी अपॉन डेल्टा सी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी, यानी टाइम इंटरवल, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन रिएक्टेंट के केस में थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि रिएक्टेंट के समय हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, यही होता है। यानी रिएक्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन ए का, अगर मैं देखूं तो ए का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा। नाउ इसको डिवाइड कर दूंगा मैं चेंज इन टाइम के थ्रू, तो यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है इन अ केमिकल रिएक्शन, और इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हमेशा। इसी वजह से हम देखेंगे कि ये वैल्यू ज्यादा होने की वजह से और साइन पूरा नेगेटिव में आ जाएगा, तो नेगेटिव में रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इनिशियल, बिकॉज इनिशियल कंसंट्रेशन इज मोर देन फाइनल कंसंट्रेशन, और सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू नेगेटिव। टू नलिफाई दिस नेगेटिव साइन वी हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन हम यहाँ जरूर लगाएंगे जिसकी वजह से इसके नेगेटिव साइन को वो न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन एकदम पॉजिटिव आ जाएगा। आई होप ये बात अंडरस्टैंड। सेम ऐसे ही अगर बी के फॉर्म में भी मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता तो मैं इसको ऐसे ही करता, तो क्या हो जाता, रेट इज इक्वल्स टू माइनस बी का कंसेंट्रेशन वो भी फाइनल, ठीक है, माइनस बी का कंसेंट्रेशन इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। तो इस तरीके से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस किया जा सकता है कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी चेंज इन कंसंट्रेशन के फॉर्म में किया जा सकता है। एक खास बात और है कि अगर कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल 2 के आगे ए के आगे 2 लग गया है, तो यानी 2 ए का कोफिशिएंट 2 है,
और यहाँ b का कोफिशिएंट 3 है और c का 4 है। तो इस केस में जो भी कोफिशिएंट लगा होगा उसमें आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे रेट को, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सेम इसमें भी कर दीजिएगा। ए का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। बी का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। यानी हमें कोफिशिएंट से ही डिवाइड करना है ताकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाए, अगर कोफिशिएंट प्रेजेंट है तो, ठीक है। इफ इट इज 1 देन यू हैव टू यूज 1। नाउ जो मैंने बातें बताई थी आपको, यहाँ पे वही लिखा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट यानी इंक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ पी, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, इसी वजह से यहाँ प्लस लगाया गया। डेल्टा मीन्स चेंज in concentration of product upon delta t means change in time, ठीक है, that means total time taken। now अब यहाँ पे रिएक्टेंट के केस में अगर हम लोग ये बात लिखते हैं तो हमें नेगेटिव साइन यूज करना पड़ता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। नाउ हमारे पास दो ग्राफ है, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ग्राफ। ये है ग्राफ का एक्स एक्सिस जो आप देख रहे हैं वो है टाइम एंड एक्स वाई एक्सिस दे रहे हैं तो वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप फर्दर कंसीडर करेंगे यहाँ पे आर नॉट, मतलब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, तो जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता जाएगा, क्योंकि किसी भी रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होता है तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। एक फिजिबल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि रिएक्शन का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कंज्यूम हो रहा है, यानी रिएक्टेंट कंज्यूम हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी ओवर द टाइम। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टेंट डिक्रीज करता जा रहा है। तो इस केस में हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकल लेना होगा, तो एक टाइम इंटरवल पे हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। c इज द इंटरसेप्ट एंड m इज द स्लोप, x इज द वैल्यू ऑफ द एक्स एक्सिस एंड y इज द वैल्यू ऑफ द y एक्सिस, ठीक है। नाउ अगर हम क्या कर सकते हैं, स्लोप की बात करें तो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कैसे निकलेगा, आप अगर यहाँ पे y1 ले रहे हैं, ठीक है, x1 ले रहे हैं, तो एक और इक्वेशन बनेगा y2 इक्वल्स टू m x2 प्लस c। तो इस दोनों इक्वेशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास इस तरह का इक्वेशन ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। यही स्लोप है। तो यानी अगर स्लोप का मतलब हो गया कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ y अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, और x पे क्या है हमारा टाइम है, ठीक है, डेल्टा t है, और y पे क्या है हमारा कंसंट्रेशन है यानी डेल्टा r है, ठीक है, और नेगेटिव लग जाएगा। नेगेटिव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि y2 की वैल्यू हमेशा कम होगी y1 से, तो y1 की वैल्यू जब ज्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव में जब हम माइनस करेंगे तो ये स्लोप जो है वो नेगेटिव में आएगा, यानी स्लोप इस साइड पे टिल्टेड नजर आएगा हमें, ठीक है। तो ये स्लोप नेगेटिव होता है हमेशा वैल्यू। तो इस क्योंकि हमें रिएक्टेंट के रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और इस नेगेटिव को नलिफाई करना है, तो हमें एक साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हो जाएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन टी। तो यहाँ पे माइनस साइन इसलिए इसी वजह से लगाया गया, यहाँ पर इस इक्वेशन में आप माइनस साइन इसी वजह से देख पा रहे हैं, ठीक है। नाउ इसी में ये जो टाइम का गैप है, ठीक है, t2 माइनस t1, इसको जब हम जीरो कर देते हैं, ठीक है, जीरो के आसपास ले आते हैं,
तो ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द स्पॉट। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक से आप जा रहे हैं या व्हीकल से जा रहे हैं, तो व्हीकल का जो स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी की स्पीड बताता है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ योर व्हीकल। ठीक है, वो एकदम ऑन द स्पॉट जो टाइम चल रहा है उसी पे वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड बताएगा। ठीक है, तो वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन के साथ भी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द स्पॉट यानी जीरो टाइम पे हमें बताएगा, तो वो मतलब एकदम जीरो हो जाए रीड, तो उसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इसी फॉर्मूले से पता चलता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यानी ये जो डेल्टा है वो टेंस टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डेल्टा डी टी इक्वल्स टू माइनस स्लोप, यानी स्लोप भी नेगेटिव आएगा। तो रिएक्टेंट के केस में हमेशा स्लोप नेगेटिव आता है क्योंकि वो इस साइड की तरफ टिल्टेड होता है, यानी y एक्सिस पे हायर इंटरसेप्ट करेगा और नीदर बढ़ेंगे तो लोअर होता जाएगा। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात हम लोग करें तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ पे आ जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है डी R2, यहाँ पे R2 माइनस R1 लिखा है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं P2 माइनस P1 यहाँ दिया हुआ है। R एवरेज इज इक्वल्स टू, ठीक, थोड़ा सा करते हैं, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ गिवन है कि R एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ये एवरेज है, बट यही चेंज जो टाइम के अंदर यहाँ पे हो रहा है, इसी चेंज को हम जीरो करते हैं तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, dp यानी स्मॉल चेंज, ठीक है, जो भी है स्मॉल टाइम इंटरवल या एट द स्पॉट एट द टाइम ही आपको रेट ऑफ रिएक्शन बता देगा। ठीक है, इक्वल्स टू, इसके स्लोप देखिए पॉजिटिव आ रहा है, तो प्रोडक्ट के केस में स्लोप पॉजिटिव आएगा और रिएक्टेंट के केस में स्लोप नेगेटिव आएगा। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है इसीलिए आपको ये स्लोप इस तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आपको इंटरसेप्ट यहाँ पे इस तरीके से मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे जब इंटरसेप्ट ढूंढने जाएंगे हम लोग तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ मिलेगा। लेकिन इसके केस में क्या है, अगर आपको इंटरसेप्ट ढूंढना है तो ये देखिए ऐसे जाएगा, यानी इस तरीके 90 से ज्यादा एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस स्लोप, यहाँ पे 90 से कम बना रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके स्लोप में। आई होप ये समझ में आया होगा, क्लियर। अब हम बात करें यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन पर टाइम है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हम किस में मेजर करेंगे, मोलैरिटी में करेंगे। मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर और पर सेकंड आ जाएगा, तो इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकंड, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इस चीज को आप मार्क कर लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, अभी ये इसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए अलग अलग केसेस में, तो याद रखिएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, पूछा जाएगा कि वी कैन डिटरमाइन डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ओवर द टाइम इंटरवल। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, कम होता चला जा रहा है क्योंकि रिएक्ट हो जा रहा है, C4H9Cl रिएक्ट होता चला जा रहा है। नाउ ये बातें वही बताई गई हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नाउ आई होप यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं, ना तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं और हम लोग कवर करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कवर कर देंगे।
नेक्स्ट लेक्चर में, और यहाँ पे आपको खत्म हो गया। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।